नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए माइनर पॉलिटिकल साइंस का VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जितने क्वेश्चन लिए गए हैं या तो पहले पूछा जा चुका है या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे आंसर। तो देखिए, आंसर लिखा है दोस्तों कि प्राचीन भारत में जो राजनीति को केवल एक राजा और शासन तक ही लिमिट नहीं माना गया है, बल्कि ये पूरे समाज के कल्याण और विकास का माध्यम बन गया है। प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान को राजधर्म यानी राजा का कर्तव्य या फिर दंड नीति यानी शासन चलाने के नियम कहा जाता था। इसके मुख्य स्रोत जो है मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और महाभारत जैसे ग्रंथ में है। पश्चिमी देशों की तुलना में प्राचीन भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ शासन को नैतिक नियमों और जनता की सेवा से जोड़कर देखा गया। यानी देखिए दोस्तों, जो प्राचीन भारत में जो हमारा राजनीति है वो सिर्फ राजा और शासन तक ही लिमिट नहीं था, बल्कि ये पूरे समाज का कल्याण और विकास का माध्यम बन गया था। और जो प्राचीन समय में जो राजनीति विज्ञान को जो है वो राजधर्म और दंड नीति यानी राजा का कर्तव्य और शासन चलाने का नियम कहा जाता था। ये सब का जो मुख्य स्रोत है वो मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और महाभारत जैसे ग्रंथ में जो है इसका मुख्य स्रोत मिलता है हमें दोस्तों। पश्चिमी देशों की तुलना में जो प्राचीन भारतीय राजनीति थी वो सबसे ज़्यादा खासियत यह थी उसमें कि यहाँ शासन को नैतिक नियमों और जनता की सेवा से जोड़कर देखा गया। चलिए प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो पहला हमारा हो जाता है कि नैतिकता और लोक कल्याण पर आधारित शासन, जिसमें हमारा है दोस्तों कि राजा पर नैतिक नियंत्रण। प्राचीन भारत में राजा सबसे शक्तिशाली जरूर होता था, लेकिन वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसे समाज के नियमों, परंपराओं और नैतिकता के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता था। यानी ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद उसे जो है समाज के नियम, परंपरा और नैतिकता के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता था। देखिए इसमें है दोस्तों कि जनता की भलाई सर्वोपरि। राजा का एकमात्र उद्देश्य जनता की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तरक्की करना था। राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था, लेकिन उसका काम जनता पर अत्याचार करना नहीं बल्कि उसकी रक्षा करना हुआ करता था। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा दोस्तों कि राजा के 7 अनिवार्य अंग यानी कि सप्तांग ढांचा समझ सकते हैं आप। तो प्राचीन भारतीय विचारकों का मानना था कि राज्य इंसानी शरीर की जैसा होता है। जैसे कि शरीर अलग अलग अंग मिलकर काम करते हैं, वैसे ही जो हमारा राज्य होता है दोस्तों वो अलग अलग 7 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, 7 अंगों का होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें पहला हो गया राजा, जो कि हमारा शासक होता है। यह राज्य का सिर है, जो बुद्धिमान और खुद पर कंट्रोल रखने वाला होना चाहिए, यानी खुद को नियंत्रित रखने वाला होना चाहिए। फिर हो गया दूसरा मंत्री, जिसको अधिकारी बोलते हैं दोस्तों। तो यह राज्य की आंखें हैं, जो शासन को सही से चलाने में राजा की मदद करने का काम करती है। फिर तीसरा हमारा अंग है दोस्तों, तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा भूमि और जनता। यह राज्य के पैर हैं, क्योंकि बिना जमीन और जनता का कोई राज्य नहीं बन सकता। चौथा हमारा हो गया किला दोस्तों, यानी कि सुरक्षा। यह राज्य के हाथ हैं, जो दुश्मन से देश की रक्षा करने का काम करता है। पांचवा हमारा हो गया दोस्तों खजाना, यानी कि धन। यह राज्य की जो है वो मुंह है, क्योंकि विकास काम के लिए, सेना का खर्च वगैरह चलाने के लिए धन की बहुत ज़रूरी होती है। फिर हमारा छठा हो गया वो है दोस्तों सेना कानून, यानी सेना यानी कानून व्यवस्था। आज राज्य का दिमाग और ताकत है, जो देश के अंदर शांति रखती है और बाहरी हमलों से बचाने का काम करती है, जो हमारा कानून व्यवस्था हो गया। और सातवां हो गया मित्र देश दोस्तों, जो कि सहयोगी। यह राज्य का कान होता है, जो मुसीबत के समय देश की मदद करने का काम करता है। तो ये 7 सप्तांग ढांचा या फिर 7 अंग समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है ये प्राचीन जो हमारा समझ लीजिए जो प्राचीन विचारकों हैं उन लोगों का मानना था कि ये 7 जो है इसी के माध्यम से जो है चलता है राज्य। ठीक है, चलिए आगे हो गया हमारा दोस्तों तीसरा, वो है कि राजा के कर्तव्य और प्रजा का संबंध, प्रजा से संबंध। तो देखिए कौटिल्य का सिद्धांत यहाँ। तो प्राचीन विचारकों के अनुसार
राजा का अपना कोई व्यक्तिगत सुख नहीं होता, प्रजा का सुख ही राजा का असली सुख होता है। ये कौटिल्य का सिद्धांत, कौटिल्य के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। देखिए, शोषण नहीं रक्षक। राजा का काम जो है वो समाज के अमीर और ताकतवर लोगों से गरीब और कमजोर की रक्षा करना, यानी दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना। यदि राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता तो वो उस पद पर रहने का उसका कोई हक नहीं है। तो ऐसा, ठीक है। चौथा हमारा दोस्तों वो है कानून और व्यवस्था की, जिसमें हमारा हो जाता है शासन की शक्ति। अराजकता का अंत। प्राचीन विचारकों का मानना था कि अगर देश में शासन की शक्ति या कानून का डर नहीं होगा तो समाज में जंगल राज फैल जाएगा, ताकतवर लोग कमजोर लोगों को दबाने लगेंगे। इसलिए जो हमारा शासन की शक्ति है, कानून का डर, ये होना चाहिए, ये ऐसा मानना था प्राचीन विचारकों का। न्यायपूर्ण सजा दोस्तों, जिसमें देखिए लिखा है कि कानून की शक्ति का उपयोग समाज में शांति बनाए रखने और अपराधियों को सजा देने के लिए किया जाता था, ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। चलिए, हमारा पांचवा हो गया दोस्तों वो है विकेंद्रीकरण, यानी स्थानीय शासन को आज़ादी, गांवों की आत्मनिर्भरता। प्राचीन भारत में सारी शक्तियां केवल राजा के महल तक लिमिट नहीं थी, शासन का ढांचा जो है नीचे तक फैला हुआ भी था। पंचायतों का महत्व। गांवों की जो है पंचायतें और व्यापारियों के संगठन अपने फैसले खुद लिया करते थे। राजा उनके रोजमर्रा के कामों और स्थानीय नियमों में दखल अंदाजी नहीं किया करता था, मतलब उनके पर्सनल कामों में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी दखल अंदाजी जो है राजा नहीं किया करता था। इससे जनता को अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की आज़ादी भी मिलती थी। छठा जो है हमारा दोस्तों वो है देखिए व्यवहारिक विदेश नीति और कूटनीति। तो देखिए पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, इसके लिए प्राचीन भारतीय विचारकों ने बहुत ही व्यवहारिक नियम बताए हैं। क्या है नियम, तो वो देखिए। तो पड़ोसी देश की नीति, माना जाता था कि पड़ोसी देश अक्सर दुश्मन हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। विवाद सुलझाने के 4 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से तरीके, तो किसी भी बाहरी समस्या या फिर विवाद को सुलझाने के लिए 4 आसान रास्ते बताए गए थे। तो पहला हो गया बातचीत, यानी इसमें साम दाम भेद दंड, ये 4 जो हमारा है ना वही है, ठीक है। पहले बातचीत करना, यानी पहले समझा बुझाकर मामला शांत करना, यानी बातचीत के जरिए। फिर लेन देन के जरिए धन या उपहार देकर समझौते करना। तीसरा हो गया फूट डालना, दुश्मनों के बीच आपसी मतभेद पैदा करना। और लास्ट हमारा जो तरीका है कि जब कोई रास्ता ना बचे तब आखिरी विकल्प यही है कि ताकत का इस्तेमाल कीजिए, युद्ध कीजिए। तो इसी के माध्यम से कोई भी बाहरी विवाद होता है तो उसे सुलझाया जाता है। 7वां हो गया कि राजा की योग्यता और अनुशासन, जिसमें हमारा देखिए कठोर प्रशिक्षण। राजा का बेटा होने से मात्र, यानी होने मात्र से अच्छा राजा नहीं बनता। राजा बनने के लिए राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य कला की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, तभी जो है राजा का बेटा जो है राजा बन सकता है। अगला हो गया अनुशासित जीवन। राजा के लिए 24 घंटे का एक कड़ा टाइम टेबल होता है, उसे अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर दिन रात जनता की समस्याओं को सुनने और मंत्रियों के साथ बैठकें करने में बिताना पड़ता है। तो ये सभी जो है दोस्तों हमारे प्राचीन भारतीय राजनीति का जो है विशेषता था दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। लिखा है कि आसान शब्दों में कहें तो प्राचीन भारतीय राजनीति का एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा और समाज में शांति बनाए रखना था। यहाँ राजा को भगवान जैसा सम्मान तो मिला, लेकिन उसे अपने मनमानी करने की छूट नहीं दी गई थी। उसका पहला कर्तव्य था कि प्रजा को सुखी रखना। शासन चलाने के जो नियम और तरीके प्राचीन भारत में बनाए गए थे वे आज की आधुनिक सरकारों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी और मार्गदर्शक हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए। यानी हम अब स्रोत देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना है दोस्तों। आंसर देखिए समझेंगे तो आंसर लिखा है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक विचारों, शासन प्रणाली और राजा के कर्तव्यों को समझने के लिए हमारे पास कोई एक अकेली किताब नहीं होती। इसके बजाय प्राचीन विचारकों ने धर्म, समाज, अर्थशास्त्र और दर्शन के माध्यम से राजनीति पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इन सभी विचारों को
मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। यानी जो भी विचार दिए गए हैं, राजनीतिक विचार दिए गए हैं, उसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया हो। पहला हो गया धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ, राजनीति पर लिखी गई विशेष पुस्तक, इतिहास, महाकाव्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये 4 तरीकों से जो है राजनीतिक विचारों के बारे में हम लोग चलिए देखेंगे। प्रमुख स्रोत में पहला आ जाता है, देखिए, धार्मिक ग्रंथ। प्राचीन काल में धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए धार्मिक ग्रंथों में शासन चलाने की बहुत ही अच्छे से नियम मिलते हैं, जिसमें हमारा वेद हो गया दोस्तों। तो भारत के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद और यथर्ववेद में सभा और समिति जैसे संस्थाओं का जिक्र मिलता है। ये संस्था राजा की शक्ति पर कंट्रोल रखती थी और लोकतांत्रिक तरीके से काम करती थी। तो ये हमारा वेद के जरिए है, धार्मिक ग्रंथ के जरिए। फिर हो गया स्मृति ग्रंथ, जो है मनुस्मृति। मनुस्मृति को प्राचीन भारत का पहला कानूनी ग्रंथ माना जाता है। इसमें राजा के गुण, उनकी दिनचर्या यानी उनका जो है डेली रूटीन, साथ ही साथ न्याय प्रणाली और टैक्स वगैरह वसूलने के नियम को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। तो ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, जो कि हमारा राजनीतिक विचार का एक स्रोत के रूप में काम करता है। फिर दूसरा हो गया राजनीति और अर्थशास्त्र पर लिखी विशेष पुस्तक। कुछ पुस्तक विशेष रूप से केवल राजनीति और शासन व्यवस्था को सीखने के लिए ही लिखी गई है। पहला हो गया हमारा इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह प्राचीन भारत राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसको चाणक्य बोलते हैं, द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में राज्य के अंग यानी सप्ताह सिद्धांत वगैरह दिया गया है, गुप्तचर व्यवस्था दिया गया है, जासूसी के नियम, फिर टैक्स प्रणाली और दूसरे देश के साथ कैसे संबंध रखना है, वो सभी की पूरी जानकारी जो है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में दिया गया है। ठीक है, आगे हो गया शुक्र नीति और कामंदकीय नीतिसार। ये किताबें भी जो दोस्तों वो राजा को यह सिखाती है कि संकट के समय शासन को कैसे संभालना चाहिए और मंत्रियों का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो ये हमारा जो है कुछ प्रमुख किताबें लिखी गई है, वो जो कि सिर्फ राजनीतिक विचार के लिए लिखा गया था। चलिए तीसरा देखेंगे, महाकाव्य और इतिहास। भारत के 2 सबसे बड़े महाकाव्यों में राजनीति के व्यवहारिक उदाहरण और सिद्धांत मिलते हैं। पहला हो गया हमारा महाभारत, जो कि शांति पर्व के जैसे समझ लीजिए। तो महाभारत के शांति पर्व हिस्से में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच की बातचीत है। इसमें राजधर्म यानी राजा का कर्तव्य को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि एक राजा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी संतान की यानी अपनी प्रजा की रक्षा जो है वो अपने संतान की जैसा करना चाहिए, अपने बच्चे की जैसा करना चाहिए, अपने प्रजा की रक्षा। ठीक है, फिर हो गया दूसरा दोस्तों हमारा, वो है रामायण। रामायण में रामराज की कल्पना की गई है, जो कि एक आदर्श और लोक कल्याणकारी राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां प्रजा हर तरह से सुखी और सुरक्षित थी। तो ये देखिए हमारा महाकाव्य और इतिहास के माध्यम से भी राजनीतिक विचार के बारे में बताया गया है। चलिए चौथा हो गया बौद्ध और जैन साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा बौद्ध और जैन धर्म की किताबें में भी राजनीति की अलग सोच का पता चलता है, जिसमें देखिए है दोस्तों पहला हमारा कि गणराज्यों की जानकारी। तो जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है, अनुअंतर निकाय से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में केवल राजाओं का शासन नहीं था, बल्कि कई जगहों पर जनता या फिर समूहों का शासन भी था। यानी कि कई जगह पर राजतंत्र था और कई जगह पर लोकतंत्र या फिर गणराज्य वगैरह भी हुआ करता था, जैसे लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, फिर हो गया हमारा दोस्तों कि राजा की उत्पत्ति। बौद्ध विचारों में माना गया है कि राजा को जनता ने अपनी समझौते से चुना था, ताकि समाज में चोरी और लड़ाई झगड़े वगैरह को रोका जा सके। तो ये हमारा मुख्य स्रोत में है। चलिए आगे, पांचवा हो गया दोस्तों कि विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन समय में जो विदेशी लोग भारत घूमने या फिर पढ़ाई करने आए, उन्होंने जो भी देखा वो अपने किताबों में लिखने का काम किया, जिसमें देखिए मेगास्थनीज की इंडिका, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के समय में भारत पाटलिपुत्र यानी पटना के नगर प्रशासन और राजा की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही सुंदर वर्णन किया इन्होंने। फिर हो गया चीनी यात्री, जिसमें हमारा फहान और हैंसोंग वगैरह। तो इन्होंने गुप्त साम्राज्य और राजा हर्षवर्धन के समय की कानून व्यवस्था,
सजा वगैरह का नियम और जनता को सुखी जीवन के बारे में लिखने का काम किया है। तो ये सभी हमारे राजनीतिक प्रमुख विचारों के स्रोत थे। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। लिखा है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों के स्रोत बहुत फैले हुए हैं और विविध हैं। वेदों से शुरू होकर विदेशी यात्रियों के लेखों तक ये सभी स्रोत हमें बताते हैं कि प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था कितनी उन्नत और व्यवहारिक थी। इन स्रोतों से साफ होता है कि पुराने समय में भी राजनीति का एकमात्र लक्ष्य क्या था, तो जनता की सेवा और समाज में न्याय की स्थापना करना था। ठीक है, तो ये हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वैदिक साहित्य में राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो देखिए आंसर लिखा है दोस्तों कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की शुरुआत वैदिक साहित्य यानी वेद और महाब्राह्मण ग्रंथों से ही होती है। इसमें ऋग्वेद काल की कबीलाई लोकतंत्र और उत्तर वैदिक काल के सुदृढ़ राजतंत्र का कार्मिक विकास दिखाई देता है। वैदिक चिंतन में राजनीति का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो राजा की मनमानी चलाना नहीं बल्कि नैतिक नियम यानी धर्म, लोक कल्याण और न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करना था। ये हमारा वैदिक वैदिक साहित्य के राजनीतिक विचार में। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं और भी डिटेल कि वैदिक साहित्य के राजनीतिक विचार के बारे में, जिसमें हमारा पहला हो जाता है दोस्तों कि संप्रभुता का स्त्रीत्व और धर्म सिद्धांत, जिसमें सर्वोच्च कानून। वैदिक चिंतन में सरप्रभुता राजा में नहीं बल्कि सत्य यानी ब्रह्मांडीय नैतिक नियम और धर्म में निहित थी। राजा पर कंट्रोल, तो देखिए राजा कानून का निर्माता नहीं बल्कि उसका रक्षक के रूप में था। राजा को स्थापित सामाजिक और नैतिक नियमों के दायरे में रहकर ही निर्णय लेने का अधिकार था, जिससे सत्ता निरंकुश नहीं हो पाती थी। तो ये था हमारा। ठीक है, फिर हो गया खा देखेंगे दोस्तों यानी दूसरा। तो देखिए राजपद का संस्थागत ढांचा और राज्याभिषेक संवैधानिक अनुबंधन। तो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ जैसे कि शतपथ ब्राह्मण वगैरह यानी ये सब ग्रंथ का एक एग्जाम्पल है में राज्याभिषेक के समय एक्द्र महाभिषेक जैसी कड़ा अनुष्ठान भी हुआ करता था। शपथ का अनिवार्यता, राजा को गद्दी पर बैठते समय प्रजा के सामने यह प्रतीक्षा करनी होती थी कि वह लोक कल्याण के लिए काम करेगा। यदि वह इस शपथ को तोड़ता है तो उसका पद अवैध मान लिया जाएगा। यह आधुनिक संविधानवाद का प्रारंभिक रूप भी था, यानी जिस तरह शपथ लिया जाता है आज उसी तरह उस समय भी लिया जाता था। चलिए तीसरा देखेंगे, वो है दोस्तों कि दृश्यदानीय विधीय व्यवस्था यानी सभा संमति। तो वैदिक काल में राजा की शक्ति को संतुलित करने के लिए दो प्रमुख सामूहिक संस्था थी, जिसमें आधुनिक संसद का पूर्वज माना जा सकता है। पहला हो गया सभा। यह समाज के प्रबुद्ध और वृद्ध और विशिष्ट विचारकों की एक कुलीन परिषद हुआ करती थी। यह मुख्य रूप से न्यायिक संस्था के रूप में काम करती थी। इसके निर्णयों को अटल माना जाता था, यानी इनके द्वारा जो निर्णय वगैरह दिया जाता था वो एक अटल माना जाता था। ठीक है, यानी कन्फर्म। समिति देखेंगे तो यह संपूर्ण राज्य या फिर कबीले की आम सभा थी। इसमें सभी साधारण नागरिक भाग लिया करते थे। समिति में यहाँ युद्ध की बातें, शांति, नए टैक्स वगैरह की बातें और यहाँ तक कि राजा के चुनाव या फिर उसे पद से हटाने जैसे बड़े नीतिगत फैसले जो है लोकतांत्रिक तरीके से वोट द्वारा किए जाते थे इस समिति में। चलिए आगे हमारा हो गया दोस्तों, वो है विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन, त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा। तो वैदिक राजनीति में सत्ता का एक जगह केंद्रित नहीं थी। शासन का ढांचा और नीचे से ऊपर की ओर जाता था। इसमें कुल, परिवार, ग्राम यानी गांव वगैरह और 20 यानी कबीला, जिला वगैरह शामिल हुआ करते थे। तो ये 3 स्तरीय प्रशासनिक ढांचा हुआ करता था, जिसमें पहला परिवार, फिर गांव और तीसरा हमारा हो गया वो जिला, जिसको कबीला समझ सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण की भूमिका इसमें क्या थी, तो प्रत्येक ग्राम का अपना एक मुखिया हुआ करता था जिसे ग्रामीणी कहा जाता था। स्थानीय विवाद वगैरह को सुलझाने और निर्णय वगैरह लेने में ग्रामीणी और स्थानीय परिषदों को पूरी स्वतंत्रता थी कि वो जो है विवाद वगैरह सुलझा सकें, निर्णय वगैरह ले सकें। ठीक है, चलिए अगला हमारा देखेंगे रत्नीन परिषद और सामूहिक उत्तरदायित्व।
मंत्रिमंडल प्रणाली। राजा की सहायता के लिए 12 प्रमुख मंत्रियों या फिर अधिकारियों की एक परिषद हुआ करती थी जिसे रत्नीन कहा जाता है। इसमें सेनानी, पुरोहित और सूत वगैरह मुख्य हुआ करते थे, यानी सलाहकार वगैरह। सामूहिक शक्ति देखा जाए तो राजा के लिए कोई भी बड़ा सैन्य या फिर प्रशासनिक निर्णय लेने से पहले इन रत्निनियों की सहमति और समर्थन प्राप्त करना बहुत जरूरी हुआ करता था, जो आधुनिक कैबिनेट प्रणाली के सिद्धांत को दर्शाता है। यानी जो अभी हमारा कैबिनेट प्रणाली है उसी तरीका से उस समय जो है रत्नीन था, ठीक है, जिसमें जो है कोई भी राजा अगर कोई भी नियम वगैरह लाए या फिर कोई भी जो है निर्णय वगैरह ले, उससे पहले जो है इन लोगों से सहमति और समर्थन लेना पड़ता था। चलिए अगला हो गया कि लोक कल्याण और वितरणात्मक न्याय। विदथ की भूमिका। प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में विदथ नाम की एक प्राचीनतम संस्था थी जहां युद्ध में प्राप्त संपत्ति और संसाधनों को काबिले के सभी सदस्यों के बीच आवश्यकता अनुसार समान रूप से विस्तारित किया जाता था, यानी वितरित किया जाता था, बांटा जाता था, ठीक है। यानी कोई भी संपत्ति को, कोई भी संसाधन को सभी सदस्यों के बीच जो जितना जरूरी है उस रूप से बांटा जाता था। प्रजा की आर्थिक हित। राज्य का मुख्य उद्देश्य जो है वो टैक्स वसूलना नहीं बल्कि अकाल या फिर विपत्ति के समय प्रजा को अनाज और सुरक्षा प्रदान करना भी था। चलिए अगला हमारा है क्षेत्रीय राष्ट्र की भू राजनीतिक संकल्पना। भौगोलिक पहचान। उत्तर वैदिक काल, विशेषकर जो हमारा यजुर्वेद और यथार्थ वेद है तक आते आते राष्ट्र की अवधारणा काबिले से बदलकर एक निश्चित भौगोलिक भूमि से जुड़ गई थी। राष्ट्रीय संप्रभुता देखा जाए तो इस काल में स्वराज्य यानी खुद का शासन, भोज्य और वैराग्य यानी असाधारण शासन जैसे राजनीतिक शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ, जो कि राज्य की संप्रभुता और सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रकट करने का काम करती। तो ये सभी था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि अगर संक्षेप में हम लोग समझे तो वैदिक राजनीतिक चिंतन पूरी तरीके से लोक कल्याण और सीमित राजतंत्र पर आधारित था। सभा समिति जैसे संस्था और धर्म के नैतिक नियमों के कारण राजा निरंकुश नहीं हो सकता था, जो यह सिद्ध करता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की जड़ें भारत में हजारों साल पुरानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि मनु के राज्य संबंधी विचारों की वर्णन कीजिए। मनु यानी कि मनु स्मृति, ठीक है। कई बार मनु स्मृति लिखा रहेगा या फिर सिर्फ मनु लिखा रहे। तो चलिए आंसर समझेंगे कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में आचार्य मनु का स्थान जो है वो केंद्रीय है। यानी जो आचार्य मनु हैं जिनके द्वारा जो है मनु स्मृति लिखी गई है, उनका राज्य संबंधी विचार के बारे में हमें वर्णन करना है। उनकी अमर कृति मनु स्मृति को प्राचीन भारतीय विविध और राजनीति का मुख्य स्रोत माना जाता है। मनु स्मृति के 7वें अध्याय में राजा का शासन व्यवस्था, राजा के कर्तव्य और सिद्धांतों वगैरह का वर्णन है, जिसे राजधर्म कहा गया है। राजनीतिक विचारों के दृष्टिकोण से मनु का राज्य संबंधी विचार जो है अराजकता को खत्म कर एक नैतिक और अनुशासित समाज की स्थापना करने पर बल देता है। यानी जो आचार्य मनु है दोस्तों, उनका स्थान जो है राजनीतिक चिंतन में बहुत ही समझ लीजिए अहम माना जाता है, ठीक है। इनके द्वारा जो मनु स्मृति लिखी गई थी वो जो है वो भारतीय विधि और राजनीति का एक मुख्य स्रोत के रूप में काम करता है। इनके जो मनु स्मृति लिखा गया उसके 7वें अध्याय में राज्य की शासन व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, सिद्धांत वगैरह का वर्णन हमें मिलता है। चलिए आगे देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार राज्य कोई मानवीय संस्था नहीं है बल्कि इनकी रचना जो है खुद ईश्वर करते, ऐसा माना गया है आचार्य मनु के द्वारा। देखिए, मत्स्य न्याय की समाप्ति। राज्य की स्थापना से पूर्व समाज में कोई कानून नहीं था, चारों ओर भय और अराजकता का माहौल था, जिसे मनु ने मत्स्य न्याय कहा है। यानी जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही शक्तिशाली लोग जो है कमजोरों का शोषण करते थे, जब तक ये जो है शासन व्यवस्था वगैरह नहीं था उस समय, ठीक है।
8 देवताओं के अंश से निर्मित। तो इस अराजकता से जनता की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा यानी कि ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। ईश्वर ने राजा का निर्माण जो है वो इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर नामक 8 देवताओं के सर्वोच्च और दिव्य ताकतों को मिलाकर किया है। ऐसा जो है आचार्य मन्नु का मानना था। इसलिए मन्नु के अनुसार राजा में दैवीय गुण होता है और उसका आदेश सर्वोपरि होता है। तो ये इनका सिद्धांत दिया गया था, दैवीय सिद्धांत। चलिए, राजा की प्रकृति जो कि हमारा सप्तांग सिद्धांत है। तो मन्नु ने राज्य की प्रकृति को सावयवी माना है। यानी इसका अर्थ है कि राज्य एक जीवित शरीर की तरह जिसके अलग अलग अंग मिलकर काम करते हैं। मन्नु ने राज्य को जो है वो 7 मुख्य अंग या फिर 7 मुख्य प्रकृतियां में बांटने का काम किया। पहला हो गया स्वामी, जो कि हमारा राजा होता है। यह राज्य का मस्तिष्क है, जो कि राज्य का जितेंद्रिय, विद्वान और शूरवीर होना चाहिए। राजा को जो है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा हो गया अमात्य यानी मंत्री। यह राजा की आंखें हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये योग्य और निष्ठावान मंत्रियों की परिषद आवश्यक है। तीसरा हमारा दोस्तों वो है जनपद यानी भूमि और जनसंख्या। यह राज्य के पैर हैं। इसमें राज्य का भौगोलिक क्षेत्र यानी जमीन और इसमें रहने वाली नियम प्रिय जनता वगैरह आती है। चौथा हो गया दोस्तों दुर्ग यानी कि किला जिसको बोल सकते हैं। यह राज्य की भुजाएं हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य की सीमाओं पर मजबूत किले का होना बहुत जरूरी है। मन्नु ने पहाड़ी किले, गिरी दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ को जो है सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है। फिर पांचवा हो गया कोष यानी कि खजाना। यह राज्य का मुख्य है। लोक कल्याण और सेना का संचालन के लिए धर्म पूर्वक एकत्रित धन का खजाना भरा होना चाहिए। फिर हो गया दंड के रूप में, जो कि हमारा सेना है। यह राज्य का बल होता है। आंतरिक शांति और बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए एक अनुशासित सैन्य शक्ति का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर सातवां हमारा दोस्तों मित्र, यानी यह राज्य के कान होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संकट के समय बिना किसी स्वार्थ के सहायता करने वाले मित्र राज्य की शक्ति बढ़ाते हैं। तो ये टोटल 7 यानी सप्तांग अंग दिया गया था आचार्य मन्नु के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे संप्रभुता के मूल आधार यानी धर्म और दंड के बारे में। तब मन्नु की राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता का आधार 2 प्रमुख तत्व हैं। पहला हो गया धर्म। मनु स्मृति में धर्म का अर्थ जो है पाठ पूजा नहीं है, बल्कि कर्तव्य और नैतिक कानून। धर्म जो है दोस्तों वो राज्य का सर्वोच्च कानून है जिसके अधीन राजा भी आता है। तो ऐसा आचार्य मन्नु का मानना था। यानी कि ये धर्म का मतलब पाठ पूजा नहीं बल्कि कर्तव्य और नैतिक कानून है। दंड हो गया, तो दंड जो है दोस्तों वो राज्य की भौतिक और दमनकारी शक्ति है। मन्नु का मानना है कि दंड के भय से ही समाज में अनुशासन बना रहता है और लोग अपराध करने से डरते हैं। यदि राजा न्यायपूर्वक दंड का प्रयोग ना करे तो समाज में दोबारा जो है वो मत्स्य न्याय यानी अपराध वगैरह बढ़ जाएगा। तो ऐसा मन्नु का मानना है, आचार्य मन्नु का मानना है। चलिए राज्य का कार्य क्षेत्र देखेंगे। तो मन्नु स्मृति में राज्य को एक पुलिस राज्य नहीं बल्कि एक लोक कल्याणकारी राज्य माना गया है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, यानी इनका काम यानी जो राज्य का काम है वो निम्नलिखित है। पहला हो गया प्रजा का रक्षण करना, बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना और आंतरिक अपराध यानी आंतरिक रूप से अपराधियों और समाज कंटकों में से आम जनता को सुरक्षित रखना, यानी कोई भी तरह का दिक्कत हो तो उससे जो है प्रजा वगैरह को सुरक्षा देना। फिर हो गया प्रजारंजन, जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की व्यवस्था करना, जैसे कि कृषि हो गया, व्यापार को बढ़ावा देना, आपदा के समय गरीबों का मदद करना। तो ये सभी करना है, ठीक है, राज्य का काम है। चलिए फिर हो गया दोस्तों वर्णाश्रम व्यवस्था का नियमन, समाज की स्थिरता के लिए 4 वर्णों जिसमें हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और आश्रमों को उनके निर्धारक कर्तव्य पर बनाए गए हैं, बनाए रखना, ठीक है। निष्पक्ष न्याय, बिना किसी भेदभाव के समाज में न्याय की स्थापना करना। मन्नु के अनुसार राजा को स्वयं न्यायालय में बैठकर निष्पक्ष न्याय करना चाहिए, यानी कहने का मतलब है
कोई भी भेदभाव किए बिना जो है वो निष्पक्ष तरीके से न्याय करना चाहिए। आप देखेंगे कि राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध, भले ही मन्नू ने राजा को दैवीय शक्ति दी है लेकिन वे मर्यादित शासन के पक्षधर थे। उन्होंने राजा को सर्वेक्षाचारी होने से रोकने के लिए निम्नलिखित नियंत्रण लगाए, यानी उन्होंने जो है वो दैवीय शक्ति तो राजा को माना है लेकिन मर्यादा में रह के अपने मतलब जो है कर्तव्य वगैरह को अगर वो भूल रहे हैं तो उनको रोकने के लिए निम्नलिखित नियंत्रण लगाए। पहला हो गया संस्थागत नियंत्रण। राजा अकेले निर्णय नहीं ले सकता, उसे शासन चलाने के लिए 7 से 8 मंत्रियों की परिषद से अनिवार्य रूप से सलाह लेना पड़ती है। फिर हो गया नैतिक नियंत्रण। राजा को शास्त्रों का ज्ञाता और काम, क्रोध, लोभ जैसे व्यसनों से दूर होना चाहिए। अधर्मी राजा को दंड की शक्ति खुद नष्ट कर देती, ऐसा मनु के द्वारा मनु स्मृति में लिखा गया, बताया गया उनके द्वारा। वैधानिक यानी कि टैक्स नियंत्रण। राजा अपनी मर्जी से जनता पर भारी कर यानी भारी टैक्स वगैरह नहीं लगा सकता, उसे शास्त्रों में तय सीमित यानी शास्त्रों में जो लिमिटेशन दिया गया है उसी के अनुसार ही टैक्स लेने का अधिकार है। तो ये सभी था। चलिए आगे निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों, तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि मन्नु का राज्य संबंधी विचार पूरी तरीका से प्रजा की भलाई और न्याय पर आधारित है। उन्होंने राजा को असीमित शक्तियां देने के बजाय उसे धर्म, कानून और मंत्रियों की सलाह के अधीन रखा है ताकि वह अत्याचारी ना बन सके। उनका यह सिद्धांत समाज में शांति बनाए रखने और जनता की रक्षा करने के लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रशासनिक है यानी फेमस है। तो ये मन्नु की राज्य संबंधी विचार के बारे में था, ये पूछा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे कि रामायण में राज्य और राजा के महत्व का वर्णन कीजिए। तो रामायण में क्या था, चलिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो प्राचीन भारतीय राजनीति और समाज को समझने के लिए रामायण एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यद्यपि रामायण जो है भगवान राम की कहानी है, लेकिन इसमें एक अच्छे राज्य यानी एक अच्छा राज्य और एक आदर्श राजा के बारे में बहुत ही जरूरी बातें बताई गई है। रामायण के अयोध्या कांड में राजनीति के नियमों का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है, जिसे राजधर्म कहा जाता है। रामायण के अनुसार समाज में शांति, सुरक्षा और खुशहाली बनाए रखने के लिए राजा और राज्य का होना सबसे जरूरी है। यानी ये जो हमारा प्राचीन भारतीय राजनीति और समाज को अगर समझना है तो रामायण एक बहुत प्रमुख ग्रंथ के रूप में है दोस्तों। चलिए और भी समझेंगे। तो रामायण में राज्य और राजा का महत्व पहला हो गया, देखिए कि राजा के बिना राज्य की भयानक स्थिति। रामायण में राजा के महत्व को समझने के लिए यह बताया गया है कि अगर राजा ना हो तो समाज कैसा हो जाएगा। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद महर्षि वरिष्ठ कहते हैं कि जिस देश में राजा नहीं होता वह देश बर्बाद हो जाता है। क्या होता है, तो सुरक्षा खत्म होना, राजा के ना होने पर राज्य में कानून खत्म हो जाता है, चोर, डाकुओं और गुंडों का डर बढ़ जाता है। मत्स्य न्याय यानी समाज में जो है मत्स्य न्याय, ताकतवर जो है वो कमजोर को सताना शुरू कर देता है। अमीर और शक्तिशाली लोग गरीबों का शोषण करने लगते हैं। व्यापार और खेती ठप होना, चोरों के डर से व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं और किसान ठीक से खेती भी नहीं कर पाते हैं, जिससे देश में गरीबी भी फैल जाती है। तो ये हमारा देखिए नुकसान होता है, ठीक है। फिर अगला हो गया दूसरा दोस्तों, वो है राजा जो कि प्रजा की आँख और आत्मा। तो रामायण में राजा की तुलना मनुष्य के शरीर की सबसे जरूरी अंग से की गई है। ग्रंथ में लिखा है कि राजा ही प्रजा की आँख है और राजा ही प्रजा की आत्मा है। तो जैसे बिना आँखों के इंसान अंधेरे में भटक जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, ठीक वैसे ही बिना राजा के प्रजा सही और गलत का रास्ता भूलकर विनाश की ओर बढ़ जाता है। राजा ही जो है समाज में न्याय और अनुशासन बनाए रखने वाली प्रमुख शक्ति है, यानी राजा का होना बहुत जरूरी है। फिर हो गया दोस्तों हमारा तीसरा, वो है राम राज्य, एक आदर्श कल्याणकारी राज्य के रूप में। तो रामायण में जो है दोस्तों वो राज्य का सबसे बड़ा महत्व माना गया है कि उसका एकमात्र उद्देश्य क्या हो, तो प्रजा का रंजन यानी जनता को खुश और सुखी रखना। भगवान राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है, जो आज भी पूरी दुनिया में सबसे अच्छे शासन का उदाहरण माना जाता है। राम राज्य की प्रमुख बातें क्या थी, तो ये देखेंगे।
पहला हो गया भय और बीमारी से मुक्ति। राम राज्य में कोई भी व्यक्ति असुरक्षित नहीं था, कोई बीमार नहीं होता था और ना ही किसी को अकाल का सामना करना पड़ता था। फिर दूसरा हो गया वो है दोस्तों कि सबको बराबर न्याय। राम राज्य में न्याय व्यवस्था इतनी निष्पक्ष थी कि समाज के सबसे गरीब और अंतिम व्यक्ति की बात को भी राजा पूरा सम्मान देता था, उसका जो है उसे न्याय दिलाने का काम करता था। फिर हो गया हर तरफ खुशहाली। राज्य में समय पर बारिश होती थी, फसलें भरपूर होती थी और व्यापार जो है बहुत ही अच्छा चलता था। तो यही हमारा राम राज्य का मतलब हुआ। चलिए आगे चौथा देखेंगे कि राजा पर नियंत्रण और मंत्रियों की सलाह। तो रामायण में भले ही राजा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की छूट नहीं दी गई है। जब राम वन में भरत से मिलते हैं तो वे भरत को राजनीति की ये सलाह देते हैं कि मंत्रियों से पूछकर काम करना, यानी राजा अकेले कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकता। उसे शासन चलाने के लिए हमेशा बुद्धिमान और ईमानदार मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए। तो यही सीख जो है जब भरत जाते हैं राम जी से मिलने, तब जो है राम जी भरत जी को सिखाते हैं कि कभी भी जो है अपने से नहीं करना, मंत्रियों से पूछकर काम करना। गुप्तचर यानी जासूस व्यवस्था। राजा को अपने जासूसी के जरिए राज्य के अंदर क्या चल रहा है और दुश्मन क्या सोच रहे हैं इसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। तो ये बताए थे। चलिए आगे है कि राजा का चरित्र और त्याग। रामायण के अनुसार राजा का अपना कोई निजी स्वार्थ या फिर व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, उसका पूरा जीवन जो है वो अपनी प्रजा के लिए होता है। राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए, यानी उसे काम, क्रोध, लालच और घमंड से दूर रहना चाहिए। प्रजा की खुशी और राज्य के सम्मान के लिए राजा को अपने बड़े सुख जैसे कि भगवान राम द्वारा माता सीता का त्याग करना और अपने प्राणों का भी बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये हमें रामायण सिखाता है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। लिखा है दोस्तों कि संक्षेप में कहा जाए कि रामायण में राजा की शक्ति को प्रजा के कल्याण से जोड़ा गया है। राजा का मुख्य कर्तव्य जो है वो समाज में न्याय, सुरक्षा और शांति बनाए रखना। रामायण में यही राम राज्य की सोच आज के समय में भी एक अच्छे और आदर्श शासन को चलाने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। या तो देखिए आपको रामायण या फिर महाभारत की ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग महाभारत में राज्य और राजा के महत्व का वर्णन कीजिए। ये पूछा जा चुका पहले क्वेश्चन। आंसर देखेंगे। आंसर लिखा है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए महाभारत एक अत्यंत विशाल और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। महाभारत के शांतिपूर्ण यानी राजधर्मानुशासन पर्व में राज्य की उत्पत्ति, राजा के कर्तव्य, टैक्स नीति और शासन व्यवस्था का सबसे विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को राजनीति के जो नियम सिखाए हैं उसे राजधर्म कहा जाता है। महाभारत के अनुसार मानव जीवन की सुरक्षा, धर्म की रक्षा और समाज को विनाश से बचाने के लिए राजा और राज्य का होना बहुत जरूरी है। यानी देखिए जो हमारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए जो हमारा महाभारत है दोस्तों एक प्रमुख स्रोत के रूप में काम करता है। महाभारत में जो शांति पर्व यानी राजधर्मानुशासन पर्व में राज्य की उत्पत्ति, राजा का कर्तव्य, टैक्स नीति, शासन व्यवस्था, इन सभी का विवरण मिलता है। जिसमें हमारा भीष्म पितामह जी हैं वो युधिष्ठिर को राजनीति के नियम वगैरह सिखाए हैं, उसे हमें जो है यानी उसे जो है राजधर्म कहा जाता है। महाभारत के अनुसार देखा जाए तो मानव जीवन की सुरक्षा, धर्म की रक्षा और समाज को विनाश से बचाने के लिए राजा और राज्य का होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखेंगे महाभारत में राजा और राज्य का क्या महत्व है। तो देखिए पहला हो गया दोस्तों कि राजा के उत्पत्ति और मत्स्य न्याय के अंत। महाभारत में बताया गया कि राज्य बनने से पहले समाज में घोर अराजकता थी जिसे मत्स्य न्याय कहा जाता है, जहाँ की बड़ी शक्ति लोग जो हैं यानी शक्तिशाली लोग कमजोर को जो है वैसे खा जाते हैं, यानी उनको इतना परेशान करते थे जैसे कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को करती है। लोग एक दूसरे की संपत्ति और जीवन को नष्ट कर रहे थे। इस भयानक स्थिति से तंग आकर जनता ने जो है ब्रह्मा यानी ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने समाज में शांति स्थापित करने के लिए मन्नु को जो है पहला राजा बनाकर भेजा। इस प्रकार समाज को विनाश से बचाने के लिए राज्य की
उत्पत्ति हुई। दूसरा हो गया राजा, जो कि समाज और धर्म का रक्षक होना चाहिए। तो महाभारत में राजा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि उसके बिना समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। राजा का धर्म का रक्षक। भीष्म के अनुसार यदि राजा ना हो तो वेद, यज्ञ और धर्म सब लुप्त हो जाएगा। राजा ही समाज में सदाचार और नैतिकता को बनाए रखने का काम करता है। ये भीष्म पितामह के अनुसार है। चलिए, प्रजा की आधार। जैसे माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, वैसे ही जो राजा है वो अपनी प्रजा की हर संकट, जिसमें कि हमारा अकाल हो जाए, महामारी हो जाए, कोई भी बाहरी हमला हो, इन सभी से रक्षा करने का काम करता है। इसलिए भीष्म कहते हैं कि प्रजा को सबसे पहले अपने लिए एक योग्य राजा चुनना चाहिए। फिर हो गया देखिए राजा और दंड की शक्ति। महाभारत ने शांति पर्व में दंड यानी सजा देने की शक्ति का महत्व बहुत जोर दिया गया है। भीष्म कहते हैं कि यह दुनिया केवल उपदेशों से नहीं चलती, बल्कि दंड के डर से चलती है। दंड के भय से ही बुरे लोग अपराध करने से डरते और सज्जन लोग सुरक्षित रहते हैं। राजा इस दंड की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उसे इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर और न्यायपूर्वक करना चाहिए। तो ये मानना था भीष्म जी का, भीष्म पितामह का। चलिए आगे चौथा हो गया कि राजा पर नियंत्रण और मंत्री परिषद। महाभारत में राजा को शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन उसे अत्याचारी यानी निरंकुश होने से की छूट नहीं दी गई है। उसे जो है वो सलाह वगैरह लेना बहुत जरूरी है, जिसमें देखिए मंत्रियों की सलाह। राजा अपनी मर्जी से अकेले शासन नहीं चला सकता, उसे राज्य के संचालन के लिए बुद्धिमान मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेना बहुत ही जरूरी बताया गया है। जनता का अधिकार। तो देखिए महाभारत में यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता, अत्याचारी बन जाता है या फिर पागल हो जाता है, तो प्रजा को उसे गद्दी से हटा देने या फिर पागल कुत्ते की तरह मार देने का भी अधिकार दिया गया है। तो यहाँ तक जो है महाभारत में कहा गया है, यानी ये भी कहा गया। ठीक है, आगे देखिए पांचवा हो गया लोक कल्याणकारी टैक्स नीति। महाभारत में राजा को प्रजा पर भारी कर लगाने यानी भारी टैक्स वगैरह लगाने से मना किया गया है। तो देखिए भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं कि राजा को प्रजा टैक्स जो है उसी तरह लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी जो है फूलों से रस लेती है, यानी फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना थोड़ा थोड़ा रस लेना। यानी टैक्स वगैरह लीजिए लेकिन थोड़ा लीजिए, आपको जो है जनता वगैरह प्रजा वगैरह को नुकसान पहुंचाए बिना थोड़ा थोड़ा टैक्स लेना। ये बताया भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बताने का काम किया था। आगे देखिए लिखा है कि एकत्रित किए गए टैक्स का उपयोग राजा को प्रजा की भलाई के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए, गरीबों की मदद के लिए जो है टैक्स का ही प्रयोग करना चाहिए। जिससे टैक्स आप इकट्ठा कीजिएगा उसी का उपयोग करना चाहिए। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि महाभारत में राजा और राज्य का मुख्य काम जो है वो समाज से अपराध को खत्म करना और प्रजा की रक्षा करना। राजा का पद सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा और भलाई के लिए है, जो आज के समय में भी एक अच्छे शासन का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो की तौर पर महाभारत है। ठीक है, तो ये दोनों में से एक जो है वो आ ही जाएगा, आपको हर हाल में कर लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा दोस्तों कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत एवं मंडल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कई बार ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अलग अलग करके पूछा जा सकता है, यानी हो सकता कोई एक पूछ ले कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए, या तो सिर्फ मंडल सिद्धांत ही पूछ ले। इसलिए हम जो है दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे। आंसर देखिए, आंसर लिखा है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो आचार्य कौटिल्य जिसको चाणक्य, उसका स्थान जो है सबसे ऊपर है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का एक महान ग्रंथ है। कौटिल्य ने राज्य को मजबूत बनाने और उसकी विदेश नीति को संचालित करने के लिए दो प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत हो गया हमारा सप्तांग सिद्धांत, जो कि राज्य के अंदरूनी ढांचे को बताने का काम करता है। दूसरा सिद्धांत है वो है मंडल सिद्धांत, जो कि राज्य की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बताने का काम करता है। तो ये हमारा आचार्य कौटिल्य के द्वारा दो सिद्धांत दिया गया था। चलिए दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। पहले देखेंगे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत के बारे में। तो कौटिल्य ने राज्य की प्रकृति और सावयवी माना है, यानी राज्य को जो है प्रकृति
को सावयवी माना है, जिसका मतलब है कि राज्य एक जीवित शरीर की तरह है और उसके 7 प्रमुख अंग होते हैं। इस अंगों को जो है प्राकृतियां भी कहा जाती है, जिसमें पहला हो गया हमारा स्वामी होता है यानी राजा। यह राज्य का सिर है जो राज्य को बुद्धिमान, आत्म संयमी, सूरवीर और प्रजा की भलाई सोचने वाला होना चाहिए राजा। फिर हो गया अमात्य मंत्री, यह जो है राजा की आंख है। राजा अकेले शासन नहीं कर सकता, इसलिए शासन चलाने के लिए उच्च चरित्र वाले योग्य मंत्री और अधिकारियों का होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा हो गया जनपद, भूमि और जनता। राज्य यह जो है दोस्तों वो राज्य की जंघा यानी पैर। जनपद का मतलब है कि उपजाऊ जमीन, नदियाँ, वन और उसमें रहने वाली मेहनती और देशभक्त जनता वगैरह। तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हो गया दुर्ग दोस्तों यानी किला। यह राज्य की भुजाएं होती है जो राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत किले का होना बहुत ही जरूरी है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। पहला हो गया इसमें औदक यानी जल वगैरह, पर्वत यानी पहाड़ी, धनवान मरुस्थल वगैरह और वन दुर्ग। ठीक है, तो ये बताने का काम किए हैं कौटिल्य ने। 5वां कोष है दोस्तों, जिसको खजाना बोल सकते हैं आप। ठीक है, यह राज्य का जो है मुंह होता है। सेना का रख रखाव, जन कल्याण के लिए खजाना हमेशा सोने और चांदी से भरा होना चाहिए। कर धर्म के अनुसार ही लिया जाना चाहिए और टैक्स वगैरह जो है वो धर्म के अनुसार ही लेना चाहिए। बहुत सारा जो है टैक्स नहीं लगा देना चाहिए। तो ये सभी माना गया था। ठीक है, चलिए आगे छठा हमारा कि दंड या फिर बल सेना। यह राज्य का मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क यानी सुरक्षा तंत्र होता है। राज्य की आंतरिक शक्ति और बाहरी दुश्मनों को हराने के लिए एक साहसी और वफादार क्षेत्रीय सेना होना चाहिए। तो यह ऐसा कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत में दिया गया। और 7वां जो हमारा है वो है एक राज्य की कान, जो कि मित्र के रूप में, या मित्र जो होता है वो एक राज्य का कान होता है। मुसीबत के समय में जो पड़ोसी देश बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए आगे आते हैं वे अच्छे मित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 7 सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं। इसको और भी डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक ही सिद्धांत आपको पूछा जाएगा तो पूरा डिटेल में लंबा करके लिखना पड़ेगा, कम से कम 4 पेज के लिए। अब चलिए देखते हैं कौटिल्य का मंडल सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, मंडल सिद्धांत जो है दोस्तों वो कौटिल्य की विदेश नीति का आधार है। मंडल का अर्थ होता है कि राज्यों का घेरा या फिर समूह। कौटिल्य का मानना था कि एक शक्तिशाली राज्य को हमेशा अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, यानी उसे और भी इंक्रीज करने का काम करना चाहिए। इस सिद्धांत में टोटल 12 राज्यों का एक चक्र होता है, जिसका केंद्र विजिगीसु राजा होते हैं। विजिगीसु राजा। ठीक है, देखिए पहला हो गया केंद्र का राजा विजिगीसु राजा। मंडल के बिल्कुल बीच में वह राजा होता है जो विजय प्राप्त करना चाहता है और अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। पूरे सिद्धांत की धुरी यही राजा है। ठीक है, फिर दूसरा हो गया विजिगीसु राजा के आगे रहने वाले 5 राज्य, जिसमें हमारा हो गया अरी यानी शत्रु। विजिगीसु राज्य की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ पड़ोसी राज्य हमेशा स्वाभाविक रूप से शत्रु होता है। दूसरा हो गया मित्र राज्य। शत्रु राज्य के आगे वाला राज्य विजिगीसु का मित्र होता है, यानी क्योंकि वह दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त हो गया तो मित्र हो गया। ठीक है, फिर है अरि मित्र। मित्र राज्य के आगे वाला राज्य जो है वो शत्रु का मित्र होता है। फिर हो गया मित्र मित्र, यानी इसके आगे वाला राज्य जो है विजिगीसु के मित्र का मित्र होता है। फिर हो गया अरि मित्र मित्र, इसके आगे वाला राज्य जो है वो शत्रु के मित्र का मित्र होता है। तो इस हिसाब से जो है वो 5 हमारा जो है वो राज्य के रूप में विजिगीसु राज्य के आगे रहने वाले 5 राज्य हैं। चलिए आगे हमारा देखेंगे विजिगीसु राज्य के पीछे रहने वाले 4 राज्य के बारे में। तो इसमें पहला हो जाता है पर्णिग्रा यानी पीठ का शत्रु। विजिगीसु के पीछे का सीमा से सटा हुआ राज्य जो पीछे से हमला कर सकता है। दूसरा हो गया आकंद्र यानी पीठ का मित्र। प्राणिग्रह के पीछे वाला राज्य वो विजिगीसु का मित्र होता है। फिर तीसरा हो गया प्राणिग्रह सार, या प्राणिग्रह यानी पीठ के शत्रु का मित्र होता है। फिर चौथा हो गया आकंद्र सार, यह आकंद्र पीठ के मित्र का मित्र होता है। ठीक है, तो ये 4 जो है राज्य है। फिर अगला है दोस्तों हमारा है कि मंडल के अन्य 2 प्रमुख राज्य के बारे में, जिसमें माध्यम और उदासीन होता है। ठीक है,
यह राज्य जो है विजिगीसु और अरी दोनों की सीमाओं के पास होता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि दोनों को अलग अलग या फिर मिलकर भी मदद या फिर मुकाबला नहीं कर सकता। दोनों अलग अलग या फिर मिलकर भी जो है इस राज्य का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। फिर हो गया उदासीन, जिसको आप समझ सकते हैं न्यूट्रल, ठीक है। यह राज्य जो है इन सभी राज्यों की सीमाओं से बहुत दूर होता है। यह अत्यंत शक्तिशाली और न्यूट्रल होता है, जो किसी भी मामले में दखल नहीं देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पासा पलट सकता है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों, तो संक्षेप में समझें तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, जहां राजा को अंदर से मजबूत बनाने का काम करता है, वही जो मंडल सिद्धांत हमारा जो है दोस्तों, वो विदेश नीति को सुरक्षित रखने का काम करता है। उनका यह व्यवहारिक विचार आज के आधुनिक युग की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श के तौर पर माना जा सकता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा, लेकिन वही बात है कि आपको हो सकता है सिर्फ एक ही पूछे, यानी मंडल सिद्धांत पूछ ले, या फिर सिर्फ आपको जो है वो सप्तांग सिद्धांत ही पूछ ले। इसलिए आपको ये जो है वो डिटेल में अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। ये भी देखिए दोस्तों, अलग अलग करके कई बार पूछा जाता है। कई बार आपको सिर्फ जैन धर्म के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए ऐसा पूछ लेगा। कई बार पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। दोनों साथ बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है साथ भी पूछ ले, लेकिन अलग अलग करके पूछा जाता है। चलिए आंसर देखेंगे कि प्राचीन भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय सिर्फ धर्म को सुधारने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इन्होंने देश की राजनीति और समाज को भी बहुत प्रभावित करने का काम किया। बौद्ध धर्म के ग्रंथ दीघ निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ आदि पुराण में राज्य और राजा के बारे में बहुत ही सुंदर विचार मिलते हैं। इन दोनों धर्मों का यह मानना है कि राजा कोई भगवान नहीं है, बल्कि वह जनता का भलाई के लिए बनाया गया एक सेवक है। ऐसा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मानना है। इन्होंने राजनीति में हिंसा के बजाय दया, न्याय और लोक कल्याण पर जोर देने का काम किया है। चलिए और भी अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहले बौद्ध धर्म के राजनीतिक विचार देखेंगे, फिर हम लोग जैन धर्म के राजनीतिक विचार देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला हो गया सामाजिक समझौता सिद्धांत। बौद्ध धर्म ने इस बात को बिल्कुल मना कर दिया कि राजा को भगवान ने बनाया है। उनके अनुसार शुरुआत में सभी मनुष्य शांति से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में लालच और चोरी की आदत बढ़ गई। इस अशांति को खत्म करने के लिए समाज के सभी लोगों ने आपस में एक समझौता किया और सबसे अच्छे व्यक्ति को अपना राजा चुनने का काम किया। तो ये सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म के अनुसार दिया गया था। यानी इनका कहना कोई भगवान ने राजा को नहीं बनाया, बल्कि चोरी, डकैती, ये सब चीज़ जैसे जैसे बढ़ी, तो जो समाज में जो है वो अशांति, अराजकता फैल गई थी। उसी को खत्म करने के लिए एक अच्छे व्यक्ति को सब मिल के जो है वो राजा बनाया। तो ये होता है हमारा सामाजिक समझौता सिद्धांत, जो कि बौद्ध धर्म के अनुसार बताया गया है। दूसरा है महासम्मत, यानी जनता का राजा। जनता द्वारा सम्मति से चुने गए इस पहले राजा का महामत कहा गया। इसका मतलब यह है कि राजा का असली ताकत जो है वो भगवान नहीं बल्कि जनता है। यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेगा तो जनता उसे हटा सकती है। तो ये कहा गया था, ठीक है। चलिए तीसरा है चक्रवर्ती राजा का आदर्श। बौद्ध धर्म के अनुसार राजा को चक्रवर्ती होना चाहिए, लेकिन यहाँ चक्रवर्ती का मतलब जो है वो हथियारों से युद्ध जीतने वाला राजा नहीं, बल्कि धर्म यानी सच्चाई और नैतिकता और प्यार के बल पे लोगों का दिल जीतने वाला राजा होना चाहिए। चौथा हो गया हमारा दोस्तों कि लोकतंत्र का समर्थन। महात्मा बुद्ध खुद एक गणराज्य यानी कि जहाँ चुनाव होता है, ठीक है, वहाँ से थे। इसलिए उन्होंने राजाओं की तानाशाही के बदले लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतदान और बहुमत से फैसले लेने का पुरजोर समर्थन किया। यानी कहने का मतलब जो महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का जो है शुरुआत किया, वो खुद गणराज्य देश से थे, जहाँ राजाओं की तानाशाही के बदले लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी, वोटिंग वगैरह हुआ करता था, यानी लोगों की मर्जी से जो है राजा चुने जाते थे, बहुमत से फैसले होते थे। तो इसलिए उन्होंने जो है ये लोकतंत्र को समर्थन देने का काम किया था। तो ये बौद्ध धर्म के राजनीतिक विचार थे। अब चलिए जैन धर्म के राजनीतिक विचार को हम लोग समझेंगे। ये भी आपको
अलग करके पूछा जा सकता है एग्जाम में। हो सके 5 मार्क्स के लिए पूछ ले अलग अलग करके, या फिर 15 मार्क्स के लिए, जो भी पूछे बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ लेना। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि जैन धर्म के राजनीतिक विचार उनके आदि पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथ में मिलते हैं, जो कि इस प्रकार है। यानी जैन धर्म का जो राजनीतिक विचार है वो हमें उनका जो आदि पुराण है उसमें मिलता है, ठीक है। जिसमें पहला हो गया, पहला है दोस्तों देखिए कि कुल सिद्धांत यानी राज्य का विकास। जैन धर्म के अनुसार राज्य अचानक नहीं बना बल्कि धीरे धीरे इंसानों की जरूरत के हिसाब से बना। समाज को नियम सिखाने और व्यवस्थित करने के लिए समय समय पर 14 मार्गदर्शक आए जिन्हें कुलकर कहा गया है। इन्होंने ही इंसान को समाज और राज्य के नियमों में रहना सिखाया। यानी जैन धर्म के अनुसार उनका मानना है कि जो राज्य है वो अचानक नहीं बना है बल्कि ये धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से बना है। समाज को नियम सिखाने और उसे जो है व्यवस्थित करने के लिए 14 मार्गदर्शक आए थे जिन्हें कुलकर कहा गया है, और इन्होंने ही जो है वो इंसान को समाज और राज्य के नियम सिखाने का काम किया था। तो ऐसा जैन धर्म के अनुसार माना गया। चलिए दूसरा हो गया अहिंसा पर आधारित राजनीति। जैन राजनीति विचार का सबसे बड़ा नियम अहिंसा था, यानी किसी को दुख ना पहुंचाना। उनके अनुसार राजा को युद्ध और मारपीट से हमेशा बचना चाहिए। राज्य का कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी भी जीव को नष्ट यानी किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाया जाए, नष्ट हो, तो ये माना गया। तीसरा है कि राजा के कर्तव्य। जैन धर्म के अनुसार राजा को अपनी इच्छाओं और लालच पर काबू रखना चाहिए, यानी जितेंद्रिय होना चाहिए। राजा का मुख्य काम जो है वो केवल टैक्स वसूलना नहीं बल्कि अपनी प्रजा को सही रास्ते पर चलना और उन्हें न्याय देने का काम करवाना। तो ऐसा जैन धर्म के अनुसार माना गया, यानी उन्हें जो है लालची और इच्छाओं पर काबू रखने वाला होना चाहिए जो भी राजा है। चौथा देखिए दोस्तों कि सजा देने वाले के 3 आसान तरीके। जैन राजनीति में अपराधियों को सुधारने के लिए शारीरिक हिंसा या फिर मृत्यु दंड के बजाय 3 तरह की शांतिपूर्ण दंड बताए गए हैं। कौन कौन सा दंड है? पहला हो गया हाकार, अपराधी को सिर्फ हाय या फिर अफसोस कहकर चेतावनी देना, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया, यानी इसमें जो है मृत्युदंड हिंसा वगैरह नहीं है बल्कि ये 3 शांतिपूर्वक पूर्ण दंड दिया गया है। दूसरा हो गया मकार, अपराधी को समझना कि ऐसा अपराधी को समझाना कि ऐसा काम दोबारा मत करे, तो ये दूसरा है। तीसरा हो गया हमारा धिक्कार, समाज में अपराधी को शर्मिंदा करना ताकि वो सुधर जाए। तो ये 3 तरीका बताया गया जैन धर्म के अनुसार जो है कोई भी अपराधी को सुधारने के लिए, ठीक है। निष्कर्ष, चलिए निष्कर्ष देख लेते थोड़ा सा दोस्तों। निष्कर्ष लिखा है कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो राजनीतिक विचार सत्ता और ताकत के घमंड पर नहीं बल्कि जनता की सेवा, भलाई और हिंसा पर आधारित है। इन दोनों धर्मों ने राजा को तानाशाह बनाने से रोका और उसे कानून व जनता के अधीन रखा। आज की आधुनिक लोकतांत्रिक और अच्छे शासन के लिए इन दोनों धर्म के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, यानी हमने जो है आपका जो माइनर पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए सिर्फ 8 प्रश्न देखे हैं। 8 प्रश्न में से कुछ प्रश्न वैसे हैं जो एक ही साथ अटैच है, जैसे कि आपका जो है सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य का और मंडल सिद्धांत, ये दोनों को अलग अलग करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हो गया जैन धर्म का राजनीतिक विचार और हो गया हमारा बौद्ध धर्म का राजनीतिक विचार। ये दोनों में से कोई एक पूछेगा, वो भी अलग करके, इसलिए आपको ये डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। तो यही वीडियो था, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।